अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो नेक्स्ट 50 MCQs थे सैम्पल पेपर में, तो वो हम सॉल्व करेंगे। कल हमने 50 MCQ सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट जो है 50 MCQ अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। A study which is usually undertaken to obtain additional evidence to refute or support the existence of an association between suspected cause and disease is। अब ये देखें कि अगर एक स्टडी की जा रही है जो कि सपोर्ट कर रही है एक एग्जिस्टेंस एसोसिएशन को, जो कि एक डिजीज और काज के दरमियान है, जहाँ पे हम डिजीज एंड काज देख रहे होते हैं, तो हम कुछ केसेस लेके स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टडी डिजाइन होगा वो होगा केस कंट्रोल स्टडी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। An epidemic occurring over a very wide area, crossing international boundaries and usually affecting a large number of people is। ये सिंपल एग्जांपल इसकी ये थी, जैसे पिछले ईयर्स में कोविड की जो लहर चली थी वो भी ऐसे ही था ना, कि वर्ल्ड वाइडली फैल गया था और बाउंड्रीज क्रॉस करके वायरस फैल गया था और डिफरेंट लोगों को जो है इफेक्ट किया उसने। तो वो क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड फैलती है बीमारी वो पेंडेमिक होती है। 53, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स आर टू मेंटेन अ कैबिनेट टेम्परेचर बिटवीन। जो आइस लैंड रेफ्रिजरेटर होते हैं वो कैबिनेट का जो टेम्परेचर होता है उसमें कितना होता है, वो +2 सेंटीग्रेड से +8 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंसेफेलोपैथी इज द एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। जो इंसेफेलोपैथी है वो किसका एडवर्स इफेक्ट है, वो होगा मीजल्स का। हमें अक्सर जो मीजल के केसेस आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं पीड्स वार्ड में अक्सर मीजल के जो बच्चे आते हैं, तो जो पोस्ट मीजल कॉम्प्लिकेशन के साथ आए हुए होते हैं तो वो इंसेफ्लाइटिस के साथ आए हुए होते हैं। तो इंसेफेलोपैथी जो एडवर्स इफेक्ट है वो हो सकता है कि मीजल की इम्यूनाइजेशन से का जो एडवर्स इफेक्ट हो वो इंसेफेलोपैथी की सूरत में भी हो सकता है। तो मीजल का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के नाम से भी अगर ये MCQ आए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल इज, तो वो इंसेफेलोपैथी होगा, इंसेफ्लाइटिस होगा। तो इसका जो है आंसर मीजल है 54 का डी। द पेरिफेरल आउटपोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरिया इज। ये आई थिंक इंडिया का कोई पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने वो पूछा हुआ है। कोई उनका हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है पेरिफेरल, तो इसका है सब सेंटर। इसकी जो इसका आंसर जो है वो है सब सेंटर, ऑप्शन ए। Following mineral is a constitute of the enzyme carbonic anhydrase present in RBC and stomach walls। जो मिनरल है जो कि एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो प्रेजेंट होता है आरबीसी में और स्टमक वॉल में, तो वो क्या है, वो है जिंक। द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ पेंचियाट पेनकियाट समिति इज। ये अब वही बात आ गई कि इंडिया का ये पेपर है, तो उनके जो जनरल नॉलेज, उनके कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के उन्होंने दिए हुए हैं। तो इसका वैसे ऑप्शन है, जो आंसर है इसका वो है सी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। The name of greenish crystalline powder is effective in killing only the ओनोफिलीन मॉस्किटो। इस जो ओनोफ्लेज मॉस्किटो को किल करने में हेल्प आउट करता है ग्रीनिश सा क्रिस्टलाइन पाउडर, तो वो है ऑप्शन ए, पेरिस ग्रीन।
द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज characterized by 3 Ds: डायरिया, डायमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड डायमेंशिया। तो ये कौन सा विटामिन है जो कि ये डिजीज काज करता है, 3D वाला? तो इसमें आएगा आपका पेलिग्रा, ऑप्शन बी। ट्रायंगुलर, purely white or yellowish keratin build up on the bulbar conjunctiva on either side of the cornea, seen in। तो ये किस में होगा? ये होगा बाइटोट स्पॉट, ऑप्शन ए इसका आंसर है। द प्रोविजन ऑफ केयर is setting with no or minimal psychological and physical distress to children and families by care provider is। तो ये क्या है इसका ऑप्शन? आंसर है इसका ए ट्रॉमेटिक केयर। अब वो कहते हैं कि इस तरह की केयर सेटिंग जहाँ पे विद नो मिनिमल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस टू चिल्ड्रन, जहाँ पे मतलब वो बिल्कुल मिनिमल डिस्ट्रेस होता है, और इवन के मिनिमल भी नहीं होता, या तो होता ही नहीं है या थोड़ा, अगर है तो थोड़ा बहुत ही। तो वो केयर सेंटर्स क्या कहलाते हैं? ए ट्रॉमेटिक केयर सेंटर, मतलब वहाँ कोई भी ट्रॉमा नहीं होता फैमिलीज और बच्चों के लिए, वो ए ट्रॉमेटिक केयर सेंटर्स होते हैं। 62 MCQ का पढ़ते हैं अब हम। द इन्फेंट डेवलप्स द एबिलिटी टू कंट्रोल ट्रंक, देन आर्म एंड देन फिंगर। दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। कि वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, जैसे कि बच्चा सबसे पहले अपने ट्रंक को होल्ड करना सीखता है, फिर आर्म्स को करता है, फिर फिंगर्स को करता है। तो ये क्या होगा? प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ये प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, ऐसे समझे। 63 है, इशरा टेस्ट इज यूज्ड फॉर, इशारा टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। इशारा टेस्ट जो है वो कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको हम डायग्नोज करने के लिए करते हैं? तो उसका जो बेस्ट आंसर है वो है कलर विजन। कलर विजन के लिए करते हैं ये टेस्ट। द कंपोनेंट ऑफ लो और स्मॉलर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। और अब ओआरएस के जो कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं? उसमें आता है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड हाइड्रस ग्लूकोज। अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो ओआरएस में जो सोडियम क्लोराइड होता है वो 2.6 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम क्लोराइड जो है वो 1.5 ग्राम पर लीटर, एंड ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है वो 2.9 ग्राम पर लीटर है, जबकि एनहाइड्रस ग्लूकोज जो है वो 13.5 ग्राम पर लीटर है। ये अकॉर्डिंग टू WHO जो है उसका प्रिपरेशन में दिया हुआ है, जो उसमें प्रोसीजर में कि किस तरह से आप ओआरएस प्रिपेयर करते हो, ये क्वांटिटीज जो है उस अकॉर्डिंग टू WHO ही है। The program launched by Government of India to strengthen and re-energize the universal immunization program was। ये भी इंडिया का ही कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें आता है ऑप्शन बी, मिशन इंदिरा। मिशन इंदिरा धनेश, शायद उनके किसी एरिया का नाम है ये। ऑप्शन बी है इसका। इस तरह के खैर हमारे पेपर में नहीं आएंगे। 66 का है, द प्ले ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड यूजिंग मटेरियल्स लाइक बैंडेज एंड स्क्रब इज अ। 66 का है ड्रामेटिक प्ले। अब देखें, अगर एक बच्चा हॉस्पिटल में बैंडेजेस के साथ खेल रहा है, स्क्रब के साथ खेल रहा है, तो क्या है? इसका ड्रामेटिक प्ले है। अच्छा, अगर हम बाकी टर्मिनोलॉजीज को देखें तो पैरेलल प्ले,
जो है वो होता है कि जो बच्चा अपने साथ वाले बच्चों के साथ खेल तो रहा होता है, लेकिन जो साथ वाले बच्चे होते हैं उनकी टॉयज और चीजें अलग होती हैं, उस बच्चे की अलग होती हैं, लेकिन वो उनके साथ बैठ के खेल तो रहा होता है, लेकिन उनको वो चीजें शेयर नहीं करता दूसरे बच्चों के साथ। तो ये पैरेलल प्ले हो गया। और जो ऑन लुकर प्ले है, इसमें ये है कि जो दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो बच्चा खड़े होके उनको जस्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो ऑन लुकर प्ले होता है। और सॉलिटरी प्ले ये होता है कि अकेले में खेलना। इस तरह का भी कोई सिनेरियो आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये टर्मिनोलॉजीज। तो इनके मतलब ये है। विच अमंग द फॉलोइंग आर काज ऑफ स्लीप प्रोक्सिम। स्लीप प्रोक्सिम की जो काज है वो क्या है? कैल्शियम डेफिशिएंसी, स्ट्रेस रिलीज इसका काज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्लीप प्रोक्सिम क्या है। जैसे कुछ लोग सोते हुए अपने दांतों को क्लंच करते हैं, आवाजें आती हैं उनकी दांतों को, जैसे कुछ वो चबा रहे हैं, तो क्रच क्रच की आवाज आ रही होती है उनके दांतों की। तो उसको कहते हैं, क्लेंचिंग ऑफ टीथ को कहते हैं स्लीप प्रोक्सिम। स्लीप प्रोक्सिम जो है उसकी काज क्या है? कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड स्ट्रेस रिलीज। Ensuring adequate hydration is important in managing children with chemotherapy too. अब कीमोथेरेपी के साथ जो चिल्ड्रंस हैं उनको एडिक्वेट हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो रिमूव डिस्ट्रॉयड सेल पार्टिकल्स। अब हाइड्रेशन, जब कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी मिल रही है उनकी हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से हो, उनमें जो फ्लूइड है वो प्रॉपर हम दें। तो उसकी काज इस ये होती है, रीजन उसकी ये है कि जो डेड सेल्स हैं, जो कीमोथेरेपी से सेल्स डेड हो रहे हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। जितने हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना अच्छा जो है रिमूवल ऑफ डेड पार्टिकल्स होगा। हम कहते हैं ना कि जो है पानी ज्यादा पीने से स्किन फ्रेश होती है, इसीलिए सेम इसी तरह मतलब स्किन क्यों फ्रेश होती है? क्योंकि जो डेड पार्टिकल्स होते हैं स्किन में तो वो रिमूव हो जाते हैं अच्छी तरह से हाइड्रेट होने से। 69 में होगा, ब्रूजेज ऑन वेरियस बॉडी पार्ट विच वेरिंग स्टेज ऑफ हीलिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ। अगर कोई बच्चा है, या फिर कोई भी मतलब हो सकता है, अगर यहाँ पे आई थिंक बच्चे की बात की हुई है, क्योंकि इसका चाइल्ड अब्यूज है इसका आंसर। तो उसके बॉडी पार्ट्स पे डिफरेंट ब्रूजेस नजर आ रहे हैं जो कि अब हीलिंग स्टेज में है, तो इंडिकेट कर रहे हैं चाइल्ड अब्यूज को। फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ मैंडिबल रिजल्ट इन, जो मैक्सिलरी प्रोसेस है, मैक्सिलर बोन के दरमियान वाला जो पार्ट है, ये लिप्स के ऊपर जो पार्ट है हमारा, तो वो अगर जॉइंट ना हो, फेलियर हो, जो है वो फ्यूज ना हो दोनों बोन्स मैंडिबल के, मैक्सिलरी प्रोसेस मैंडिबल का अगर फ्यूज ना हो तो फिर क्या होगा? क्लेफ्ट लिप रिजल्ट आएगा। नर्वेस्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज, जो फ्लोपियन ट्यूब का नर्वेस्ट पार्ट है वो है इंटरस्टिशियल पार्ट। सर्टोली सेल सिक्रीट, जो सर्टोली सेल है वो क्या सिक्रीट करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं इनहिबिन। अब सर्टोली सेल क्या है? जो सर्टोली सेल है, ये टेस्टिस के जो ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, उस उनके अंदर होते हैं ये सेल। और उनका काम होता है इनहिबिन प्रोड्यूस करना। इनहिबिन का काम क्या होता है कि जो हमारे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको रेगुलेट करना और उसको प्रोड्यूस करना। जो उसकी प्रोडक्शन है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है इनहिबिन। और वो इनहिबिन जो है वो सर्टोली सेल्स सिक्रीट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्गोमेट्रिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन। 73 का है प्री एक्लैम्पशिया। अब अर्गोमेट्रिन जो है वो क्या है? जैसे हम ड्यूरिंग डिलीवरी हम यूज करते थे
अब तो मैंने गाइनी वार्ड नहीं किया। स्टूडेंट लाइफ में जब करते थे तो जैसे बेबी डिलीवर हो जाता था, प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता था, तो उसको आईएम इंजेक्शन मेथर्जन दिया जाता था। तो वो क्यों देते थे? क्योंकि ब्लीडिंग स्टॉप होने के लिए देते हैं ना ये, ताकि पेशेंट जो है वो पीपीएच में ना आ जाए। लेकिन हमें साथ में जो हमारी सीनियर्स थी वो ये कहती थी कि जिनका बीपी हाई है उनको आपने मेथर्जिन नहीं देना। तब तो हमें नहीं पता होता था कि अर्गोमेट्रिन जो है वो क्यों नहीं देते थे बीपी हाई हो पेशेंट्स को। तो उसकी रीजन यही है, मतलब कि जिनका बीपी हाई होता है या जो प्री क्लैम्पिक पेशेंट है उनको हम अर्गोमेट्रिन या मेथर्जिन नहीं देते, क्योंकि अर्गोमेट्रिन जो है वो हाइपरटेंशन काज करता है। इस तरह ऑलरेडी उनका बीपी हाई है और ज्यादा शूट कर जाएगा उनका फिर। आइडियल टाइम फॉर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज, आइडियल टाइम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के लिए कौन सा है? आफ्टर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन बी। 75 का है, डार्क ब्राउन ब्लीडिंग इज करेक्टराइज्ड, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डार्क ब्राउन ब्लीडिंग जो है वो होती है मिस्ड अबॉर्शन में। ऑप्शन डी है इसका आंसर। टीथ एंड बोन्स आर यूजुअली फाउंड इन टीथ एंड बोन, टीथ एंड बोन्स आर यूजुअली फाउंड इन डर्मोइड सिस्ट्स, डर्मोइड सिस्ट में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है इसका आंसर। देर इज नो फिक्स्ड डिनोमिनेटर इन, डिनोमिनेटर फिक्स नहीं होता किसमें? कौन सी प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर फिक्स नहीं होता? ब्रीच प्रेजेंटेशन में, क्योंकि अगर हेड प्रेजेंटेशन है उसमें भी वर्टेक्स प्रेजेंट होगा, अगर फेस प्रेजेंटेशन है उसमें आई थिंक चिन प्रेजेंटेशन होती है, या फेस प्रेजेंटेशन में, सॉरी, फेस प्रेजेंटेशन, ओवरऑल फेस प्रेजेंटेशन होती है उसमें, और चिन भी हो सकती है वैसे। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसमें डिनोमिनेटर कोई फिक्स नहीं होता, कभी उसमें नीज आ जाती हैं, कभी बटक्स आ जाते हैं, कभी फीट इसमें पहले प्रेजेंट हो जाता है, तो इसलिए इस प्रेजेंटेशन में जो है ना डिनोमिनेटर फिक्स नहीं होता। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इज, एंटीकोगुलेंट जो है वो हेपरिन ही है प्रेगनेंसी में। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ लो बर्थ वेट बेबी इज द बेबी विद बर्थ वेट लेस देन, हमें पता है कि लो बर्थ वेट की जो नॉर्मल वेट है वो 2.5 kg है, अगर इससे लो होगा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ तो लो बर्थ वेट में आ जाएगा। इंक्रीज्ड follicle stimulating hormone level is azoospermic male is suggestive of, तो इसका है टेस्टिक्यूलर एट्रोफी, मतलब टेस्टिक्यूलर एट्रोफी में मोस्टली एजोस्पर्मिक मेल होते हैं। एजुकेशनल फिलोसफी विच कंसीडर चेंज एज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, तो ये क्या है? प्रेगमाटिज्म। अब अब ये चीजें समझने के लिए आपको एजुकेशन की फिलोसफीज आनी चाहिए। प्रेगमाटिज्म का मतलब ये है कि जो वो फिलोसफी एजुकेशन की जो इस चीज पे बिलीव करता है कि हर काम जो है वो एक्टिविटी के थ्रू किया जाए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया भी एक्टिविटी के थ्रू जाए। तो इसमें ये होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज फिक्स हो, आप डिफरेंट एक्टिविटीज उसको कर सकते हो, तो कंसीडर चेंज जो है वो आपका प्रैग्मेटिज्म में आता है। नेचरलिज्म में नाम से ही जाहिर है कि इसमें ये होता है कि जो एजुकेशन फिलोसफी है उसमें वो कहते हैं कि बच्चों को आप नेचर पे छोड़ दें, वो खुद ही सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर आग में हाथ डाल रहा है तो आप उसको मना मत करें, वो डाले उसमें और खुद ही सीख जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने वहां पे हाथ नहीं डालना। फिर आ जाता है आइडियलिज्म। जो आइडियलिज्म वाले हैं वो हर चीज को आइडियल लेना चाहते हैं, मतलब परफेक्शनिज्म की तरफ आते हैं। जो फिजिकल, इसमें जो फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जो चीजें हैं तो उन चीजों को वो आइडियल लेते हैं कि जो भी चीज है वो फिजिकल फिजिकल होनी चाहिए, और उसमें जो है वो परफेक्शनिज्म होनी चाहिए। हम्म, इसमें वो फिलोसफर ये कहते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो खुद तो बंदा एक्सपर्ट है, वो दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि वो भी इस तरह का काम करें जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये वो इस चीज पे बिलीव करते हैं।
इलेक्टिसिज्म जो है ये डिफरेंट फिलोसफीज को मर्ज करके जो एक फिलोसफी बनाई जाती है उसको इलेक्टिसिज्म कहते हैं। सो इसका जो ऑप्शन है चेंज एज असेंस वाले का, तो ये प्रैग्मेटिज्म है। 82, द टीचिंग मेथड बाय विच द स्टूडेंट स्टडीज द फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में फील्ड ट्रिप है, आपको पता हो कि इसमें फील्ड ट्रिप आता है। द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम इज, जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मॉडल है वो आपका प्रोडक्ट मॉडल है करिकुलम का। डिस्टेंस एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की एग्जाम्पल है। The test which evaluate an individual performance is in a given situation with specific characteristic expected in the performance। तो इसमें आता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशन दी हुई होती है तो क्राइटेरियन यानी कि एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। Pilot study is done to test the feasibility of the research design। रिसर्च डिजाइन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी का मतलब ये होता है कि जो मेजर स्टडी आप करने जा रहे हैं उससे पहले एक शॉर्ट सी स्टडी की जाती है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अप्रोक्सीमेटली 95% ऑब्जर्वेशंस लाई इन मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे लाई कर रहे होते हैं। The test used for simultaneous comparison of more than two sample means। जहाँ पे हम टू सैंपल मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें हम एफ टेस्ट कहते हैं। एफ टेस्ट को अनोवा भी कहा जाता है, अनोवा टेस्ट भी कहा जाता है। The type of research in which there is development of theory from the available data, तो इसमें आएगा आपका ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। मतलब ग्राउंडेड थ्योरी में हम थ्योरी को डेवलप कर रहे होते हैं। द टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूजिंग द सैंपल member members to identify other participant meeting the same inclusion criteria for the study, वो क्या होगी, नेटवर्क सैम्पलिंग भी। मतलब हमने कुछ मेंबर लिए अपने सैंपल के लिए, फिर उन मेंबर्स के थ्रू दूसरे पार्टिसिपेंट को सर्च किया और उनको तलाश करके अपनी स्टडी में डाला, तो नेटवर्क सैम्पलिंग होगी। इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है कुछ अडिक्ट लोग अपनी स्टडी में शामिल करना चाह रहे हैं, हमें एक अडिक्ट जो है वो मिल गया, तो उस अडिक्ट ने हमें बताया कि मेरे साथ जो है मेरा जो एक फ्रेंड है वो भी एडिक्शन है उसको, वो भी ड्रग्स यूज करता है, तो हमने वो भी अपनी स्टडी में शामिल कर लिया। उससे हमें दूसरे का पता चला, तीसरे का पता चला। इस तरह से जो सैम्पलिंग होती है उसे नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं और स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं। Ethical principle of respect for non malfeasance donates, तो नॉन मेलफिसेंस का मतलब क्या होता है, अवॉइडिंग हार्म टू अदर, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना। डोनाबेडियंस मॉडल इज यूज्ड इन, डोनाबेडियन मॉडल जो है वो यूज कहाँ होता है, वो यूज होता है क्वालिटी मैनेजमेंट में। डोनाबेडियन मॉडल में आप लोगों को बताती चलूं कि क्वालिटी मैनेजमेंट में यूज होता है, तो इसके जो है वो 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम। मतलब इसको स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम मॉडल भी कहते हैं, डोनाबेडियन मॉडल भी कहते हैं, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट में यूज होता है। बैटरी इज, बैटरी क्या है, इंटेंशनल टॉर्ट है, इंटेंशनल टॉर्ट है जो जानबूझ के हम करते हैं बैटरी। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर है वो है F.W. टेलर। ऑप्शन ए 95 में आता है। द बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
सिंगल यूज प्लान, बजट एक दफा बना के हम सिंगल ही यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए है आंसर। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस एंड सर्विसेज अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो आंसर है वो है बेंचमार्किंग। मतलब जो जहाँ पे हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट्स को, प्रैक्टिसेस को, सर्विसेज को अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जब कंपेयर कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो वो होता है बेंचमार्किंग। द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ जॉब इज, तो ये क्या होगी, जॉब एनालिसिस होगी। जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हो तो डिस्कवर कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन किसी जॉब के रिलेटेड टू जॉब, तो वो जॉब एनालिसिस होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की फीचर इसमें कौन सा नहीं है, तो उसमें आता है डिवीजन ऑफ वर्क बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। मतलब लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क जो होती है वो स्पेशलाइज बेस पे नहीं होती। जो नीचे वाला डी वाला ऑप्शन है वो हमारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता। बाकी ऊपर वाली तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो लाइन की हैं। द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन employer and a group of employees aimed at regulating working condition, तो फिर वो क्या होगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। मतलब निगोशिएशन का मतलब ये होता है ना कि गिव एंड टेक, किसी भी मामले में जब एम्प्लॉयज के दरमियान गिव एंड टेक होगा, निगोशिएशन होगी, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। The type of nursing care delivery system where single nurse is responsible for patient care throughout his stay in the hospital, तो ये आपका आएगा प्राइमरी नर्सिंग। थ्रू आउट जो चीज एक नर्स एक पेशेंट को केयर दे रही है, तो वो प्राइमरी नर्सिंग आती है। चलें ठीक है, थैंक यू। ये हमारे हो गए 100 MCQs। तो आप ये वीडियो भी देखें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मैं आपको ये PDF भी शेयर कर दूंगी और साथ में इसके जो ऑप्शंस हैं आंसर की भी सेंड कर दूंगी। फिर हम नेक्स्ट जो है अपना सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।